नमस्ते दोस्तों। 3 दिसंबर 1984 की रात लगभग आधी रात को भोपाल के रेलवे स्टेशन भोपाल जंक्शन पर स्टेशन सुपरिटेंडेंट एच.एस. भुर्बे, डिप्टी सुपरिटेंडेंट गुलाम दस्तगीर ड्यूटी पर थे। लगभग 1 बजे गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस स्टेशन पर पहुंचती है, जिसके कारण दस्तगीर अपनी केबिन से बाहर निकलते हैं और अचानक उन्हें अपनी आंखों में जलन और गले में खराश होना शुरू हो जाती है। ये अपने सीनियर भुर्बे को खोजते हैं ये बात बताने के लिए, लेकिन वो उन्हें नहीं मिलते। कुछ देर बाद उन्हें भुर्बे को जमीन पर पड़े हुए दिखाई देते हैं। दस्तगीर उनके सांसें चेक करते हैं और उन्हें पता चला कि भुर्बे अब जिंदा नहीं है। दस्तगीर इमीडिएटली समझ जाते हैं यहाँ क्या हो रहा है। बात ये थी कि भोपाल जंक्शन से 1 किलोमीटर दूर यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में एक खतरनाक हादसा हुआ था, जिसमें 50,000 पाउंड जहरीली गैस, जिसमें MIC, हाइड्रोजन साइनाइड और फोसोजिन शामिल थे। ये गैस तेजी से पूरी शहर में फैल रही थी। स्टेशन पर अब सबसे सीनियर आदमी दस्तगीर ने कमान संभाली और फैसला किया कि गोरखपुर जाने वाली ट्रेन को निर्धारित समय से पहले रवाना करना होगा। हालांकि इस स्टेशन पर 20 मिनट और रुकना था। ट्रेन के यात्रियों ने खिड़कियां बंद कर रखी थी और दस्तगीर नहीं चाहता था कि यात्रियों को किसी भी तरह का खतरा हो। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दस्तगीर ने नियम तोड़ा और स्टेशन कर्मचारियों को जल्दी रवानगी के लिए लाइन क्लियर का ऑर्डर देते हैं और उसने प्रोटोकॉल तोड़ने की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। इसी भी स्टेशन पर भीड़ बढ़ती जा रही थी। घटना रात के समय हुई जब ज्यादातर लोग अपने घरों में सो रहे थे। कोई लोग जिन्हें सांस लेने में तकलीफ हो रही थी वो अपने गाड़ियों में बैठकर शहर छोड़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन दूसरी ओर जिनके पास गाड़ी नहीं थी वो स्टेशन पर आकर इकट्ठा हो गए। ये नहीं जानते कि वो क्या करे। दस्तगीर एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म तक दौड़ रहे थे, लोगों की किसी भी तरह से मदद करने की कोशिश कर रहे थे। उसने आसपास के स्टेशनों को एक SMS कॉल कर दिया, जिसके बाद 4 एम्बुलेंस, पैरामेडिक्स और रेलवे डॉक्टर स्टेशन पर लोगों की मदद के लिए पहुंच जाते हैं। जहरीली गैस से बचने के लिए तमाम कोशिश के बावजूद ये चुनौतीपूर्ण साबित हुआ। एक तरफ कोई लोग अपने घरों को छोड़कर स्टेशन की ओर भागे, वहीं दूसरी तरफ उससे भी ज्यादा लोग हॉस्पिटल की ओर दौड़े। जाहिर है, अगर किसी को रात में सोते समय आंखों में जलन और सांस लेने में तकलीफ होता है तो वो हॉस्पिटल ही जाएंगे। हालांकि चुनौती ये थी कि ना तो रेलवे स्टेशन के डॉक्टरों और ना ही हॉस्पिटल के डॉक्टरों को ये पता था कि यहाँ क्या हो रहा है। उन्होंने ये सिम्टम्स पहले नहीं देखे थे। वो नहीं जानते थे कि लोगों को क्या बीमारी हुआ है और उसका क्या कारण है। यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से 3 किलोमीटर दूर भोपाल का हमीदिया हॉस्पिटल था। उस समय हॉस्पिटल की कैपेसिटी लगभग 1200 बेड्स की थे। लगभग रात 1:15 पे पहला मरीज आया जिसने आंखों में जलन की कॉम्प्लेन की थी। अगले 5 मिनट के भीतर 1000 से ज्यादा लोग हॉस्पिटल में इकट्ठा हो गए। कोई डॉक्टरों ने यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री से पता करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें कोई सही जानकारी नहीं मिली। कंपनी की मेडिकल ऑफिसर LD लोया ने डॉक्टरों को बताया कि यह गैस जहरीली नहीं है, फैशन की आंखों में एक गीली पट्टी बांध दो, सब ठीक हो जाएगा। इसी बीच सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस स्वराजपुरे कंट्रोल रूम में गए और देखा कि उनका स्टाफ जोर जोर से खांस रहा है और अपनी आंखें मल रहा है। ये लगभग रात 1:25 की बात थी। उन्होंने कार्बाइड फैक्ट्री को फोन किया। पहले 2 फोन कॉल पर उन्हें जवाब मिला कि सब कुछ ठीक है, लेकिन वो तीसरे कॉल के बाद जवाब आता है कि हमें नहीं पता कि क्या हुआ है। रात 2:10 तक हॉस्पिटल में पेशेंट की संख्या 4000 के करीब पहुंच चुकी थे और भोपाल जंक्शन स्टेशन पर अफरा तफरी मच रहे थे। दस्तगीर ने सुनिश्चित किया था कि गोरखपुर बॉम्बे एक्सप्रेस स्टेशन से रवाना हो चुके थे, लेकिन लोगों की मदद करना तेजी से मुश्किल होता जा रहा था। बाद में उन्हें पता चला कि उनके सीनियर H.S. भुर्बे भोपाल में एक दूसरे ट्रेन को रवाना करने के निर्देश देते हुए अपनी जान गंवा दी थी। उनके सीनियर ने ट्रेन को प्लेटफॉर्म पर रुकने से मना किया था और उसे आगे बढ़ते रहने का ऑर्डर दिया। गुलाम दस्तगीर, उनकी पत्नी और उनके 4 बच्चे पुराने भोपाल में रहते थे, जो यूनियन कार्बाइड कारखाने से 3 किलोमीटर दूर थे। लेकिन दस्तगीर अपनी फैमिली की खैरियत जानने के लिए स्टेशन छोड़कर नहीं गए। वो स्टेशन पर डटे रहे और लोगों की मदद करते रहे। जो भी ट्रेन इस स्टेशन से गुजरती रही उसे कहा जाता है कि रुको मत, आगे चलते रहो। मंजूर अहमद खान दस्तगीर की सहकर्मी उन लोगों में से थे जो भोपाल छोड़ने के लिए स्टेशन पर पहुंच चुके थे। सुबह करीब 3 बजे वो अपने पूरे परिवार के साथ स्टेशन पहुंचे। उन्होंने देखा कि दस्तगीर बिना रुके एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जा रहे थे। निस्वार्थ भाव से लोगों की मदद कर रहे थे, बिना अपनी या अपनी फैमिली के बारे बिना सोचे। एक तरफ स्टेशन और हॉस्पिटल में डॉक्टर और पैरामेडिक्स लोगों की जान बचाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे थे। दूसरी तरफ उन्हें ये नहीं पता था कि इस बीमारी का इलाज कैसे करना है।
ज्यादातर डॉक्टरों ने आंखों की जलन कम करने के लिए आई ड्रॉप्स, इन्फ्लामेशन के लिए स्टेरॉइड और सेकेंडरी इन्फेक्शन को रोकने के लिए एंटीबायोटिक दिया और साथ ही पेट की दिक्कत के लिए एंटी एसिड दिया। लेकिन असली ट्रीटमेंट तो तभी की जा सकती है जब पता लगे कि ये गैस क्या है, पॉइजन थी या कोई और गैस जैसे हाइड्रोजन साइनाइड। शुरुआत में डॉक्टरों को पॉइजन पॉइजनिंग का शक हुआ क्योंकि 3 साल पहले दिसंबर 1981 में उसी यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री में एक सैम घटना हुई थी जिसमें एक वर्कर अशरफ मोहम्मद खान की मौत हो गई थी पॉइजन लीक की वजह से। दूसरी तरफ कंपनी की तरफ से बोला जा रहा था कि ये MIC है, इससे कुछ होगा नहीं और सिर्फ आंखों की जलन होगी और उसके लिए गीली पट्टियां बांध लो आंखों पर। वैसे MIC 38 डिग्री सेल्सियस पर वापोराइजेशन होता है जो काफी ज्यादा टेम्परेचर है, जबकि पॉइजन 8 डिग्री सेल्सियस पर वेपोराइज हो जाता है। भोपाल में दिसंबर के महीने में ठंड थी तो डॉक्टरों ने पॉइजन को दोषी माना। किसी को नहीं पता था कि उस समय फैक्ट्री में टेम्परेचर लगभग 400 डिग्री सेल्सियस था। इसी बीच अमेरिका में कार्बाइड के मेडिकल डायरेक्टर बिपिन अविसिया ने भोपाल अथॉरिटी को इन्फॉर्म किया यदि साइनाइड पॉइजनिंग का एक्सपर्ट हो तो सोडियम थियोसल्फेट दिया जाना चाहिए। पहले की एक्सपेरिमेंट में देखा गया था कि जलने के दौरान MIC में टूट जाता है और हाइड्रोजन साइनाइड को सोडियम थियोसल्फेट द्वारा प्रभावी ढंग से काउंटर किया जा सकता है। लेकिन बिपिन अविसिया ने 10 दिन बाद भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अपनी बात वापस ले ली। वो दावा करते हुए कि साइनाइड पॉइजनिंग नहीं थे, जिससे ये एंटीडोट यूजलेस है। कंपनी ने एक स्टेटमेंट इशू किया कि MIC साइनाइड नहीं है और दोनों को कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। MIC पानी के कांटेक्ट में आने पर नेचुरली डिग्रेड हो जाता है इन्वायरमेंट में। हालांकि कंपनी का ये स्टेटमेंट बहुत देर से आया, तब तक कोई पेशेंट हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट की वेट कर रहे थे। तड़पती हुई पेशेंट की मदद के लिए 8 दिसंबर को जर्मन टॉक्सिकोलॉजिस्ट मैक्स टाउंडर 50,000 डोजेस सोडियम थियोसल्फेट के साथ भोपाल पहुंचे। जब डॉक्टरों ने सोडियम थियोसल्फेट का इस्तेमाल किया तो ये काफी सक्सेसफुल रहा और कई पेशेंट ठीक हो गए, लेकिन दुर्भाग्यवश एक पेशेंट की मौत हो गई। इसके बाद ये अफवाह फैली कि एक जर्मन डॉक्टर ने सोडियम थियोसल्फेट से एक पेशेंट की जान ले ली। डॉक्टर और उनके एंटीडोज को वापस भेज दिया गया। गांधी मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर ने सोडियम थियोसल्फेट की यूज को रिजेक्ट कर दिया। उस समय मध्य प्रदेश को हेल्थ सर्विस की डायरेक्टर डॉक्टर M नागू ने 13 दिसंबर को एक सर्कुलर जारी किया जिसमें कहा गया कि किसी भी परिस्थिति में सोडियम थियोसल्फेट नहीं दिया जाएगा जब तक कि ये लेबोरेटरी में पूरी तरह से ये प्रूव ना हो जाए कि ये साइनाइड पॉइजनिंग है। इस सब के बावजूद कोई लोग ये मानते रहे कि ये पेशेंट साइनाइड पॉइजनिंग से पीड़ित है। पहला कारण ये था कि जब कुछ पेशेंट को सोडियम थियोसल्फेट दिया जा रहा था तो पॉजिटिव इफेक्ट देखे गए। दूसरा कारण ये था कि भोपाल मेडिकल लीगल इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर डॉक्टर हरीश चंद्र ने बॉडीज को पोस्टमार्टम करने पर साइनाइड पॉइजनिंग के सबूत पाए। उन्होंने कहा कि सोडियम थियोसल्फेट का यूज करना चाहिए। हफ्ते के बाद फरवरी में ICMR ने डॉक्टरों को सोडियम थियोसल्फेट का यूज करने का ऑर्डर दिया। यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये था कि इतनी कंफ्यूजन क्यों थी। कंपनी के मालिक कंपनी ने MIC और साइनाइड को लेकर इतनी कंफ्यूज क्यों पैदा की? इसका सीधा जवाब है कंपनी एक बहुत बड़े कंपोजिशन क्लेम के लपेट में थी। वो पैसे बचाने के लिए MIC की साइड इफेक्ट को कम दिखाना चाह रहे थे। इस कंफ्यूजन में फंस गए जिसकी वजह से कई लोग इस जान गए जिन्हें सही समय ट्रीटमेंट मिलने से बचाया जा सकता था। गुलाम दस्तगीर, जिनके बारे में मैंने इस वीडियो की शुरुआत में बताया था कि वो खुद की जान तो बचा लेते हैं लेकिन उनके जीवन की आखिरी 19 साल ज्यादातर हॉस्पिटल में ही बीती है और उनका देहांत 2003 में हो गया। भोपाल गैस ट्रेजेडी के पहले कई लोगों ने कई बार वार्निंग्स दी थी वर्कर को वार्न करते हुए कि कंपनी में सेफ्टी की कमी के कारण लगातार खतरा बना हुआ था। दुख की बात यह है कि ना तो कंपनी और ना ही गवर्नमेंट अथॉरिटी ने कोई एक्शन ले। 1981 में जब अशरफ खान ने कार्बाइड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई तो कंपनी ने मई 1982 में 3 एक्सपर्ट को अमेरिका से भेजा था ताकि वो इस कंपनी की सेफ्टी मेजर को चेक करें। उनकी रिपोर्ट में 60 से ज्यादा खतरे की पहचान की गई जिसमें लिखा गया जैसे कि इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर कंपनी के पास रहने वाले लोगों को नहीं बताई गई थी और ये भी लिखा हुआ था कि MIC टैंक आसानी से कॉन्टामिनेट हो सकता है। टैंक का प्रेशर नापने वाला मशीन पूरी तरीके से खराब था। इस रिपोर्ट में उठाए गए इशू और वार्निंग को 3 आर्टिकल्स में लिखा गया था। इस शहर को बचाइए, भोपाल ज्वालामुखी के मुंह पर बैठा है।
ना समझेगे तो आखिर में मिट जाओगे। ये 3 आर्टिकल्स लोकल न्यूज रिपोर्टर राजकुमार किसवानी द्वारा 2 सप्ताह के भीतर लिखे थे। किसवानी का भोपाल प्रेन पर अंतिम आर्टिकल 16 जून 1984 को नेशनल न्यूज़पेपर जनसत्ता में छपा हुआ था, जिसमें भोपाल में कभी भी एक डिजास्टर आने की वार्निंग दी गई थी। सही तो ये थी कि किसवानी ने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम नहीं किया। उन्होंने अपनी ड्यूटी की ऑनेस्टी से निभाया और वही कारण है कि आज वो अनसंग हीरो के रूप में देखे जाते हैं। अपने आखिरी आर्टिकल में उन्होंने एक बड़ा खुलासा किया कि 1975 में भोपाल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एक हाईली रेस्पेक्टेड एडमिनिस्ट्रेटर MN बुग ने किया था। उन्होंने कार्बाइड को भोपाल से हटाने के लिए एक नोटिस जारी किया था। इसके जवाब में उनको ट्रांसफर कर दिया गया और कार्बाइड ने एक पार्क बनाने के लिए कॉर्पोरेशन को 25,000 दिया था। इसके साथ ही किसवानी ने सरकार के साथ मिले हुए कुछ लोगों का खुलासा किया जो कार्बाइड को चलाने के लिए मदद कर रहे थे ताकि वो सक्सेसफुल फैक्ट्री को खोले रख सके। ये था भोपाल गैस लीक ट्रेजेडी की स्टोरी। इस तरह की कहानियां को द रेडियो मैन सीरीज में दर्शाया गया है, जिसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।